join in again. As I've told you earlier as well, यहाँ पे glitch होता है जिसमें you get removed when the recording start at times. So yeah. हाँ जी, चलिए अब हमारे स्लाइड्स पे जाते हैं। फटाफट एक दो चीज हमने देखनी है एंड देन वी हैव टू जंप ऑन टू योर क्वेश्चन सॉल्विंग। ऑलराइट, आई थिंक आई डू हैव प्लेंटी ऑफ स्लाइड्स इन द बॉटम। राइट, ठीक है। हाँ जी, तो ये वाली की चीज हमने कुछ देखी थी पिछले क्लास के अंदर। हमने देखा था समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी हमने देखा था, राइट? दैट इज गोइंग टू बी ERV प्लस RV। इसके अलावा हमने इसके पहले देखा था हमने कई सारे आपके वॉल्यूम्स यहाँ पे। सो वी स्टार्ट विद द टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml जितना आपका रहेगा, राइट? नॉर्मल ब्रीदिंग जब आप कर रहे हो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ पे आप कितना अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल कर सकते हो फोर्सफुली, आपका ये वैल्यू रहता है अराउंड 2500 से लेके 3000 ml तक आपका ये रहेगा। एंड देन ये हैव एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जहाँ पे आप कितना एक्सेल कर सकते हो फोर्सफुली, तो ये भी वैल्यू आपका रहता है 1000 से 1100 ml जितना ये रहता है, ठीक है? एक चीज याद रखना, चाहे आप जैसे भी ब्रीथ कर रहे हो, चाहे आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो या नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हो, आपके लंग्स में कुछ ना कुछ एयर तो रहेगा ही, कुछ ना कुछ तो एयर आपके लंग्स में हमेशा रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक टर्म देखा था समथिंग लाइक योर रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये उसी एयर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो, जब आप ब्रीद आउट कर रहे हो, उसके बाद भी सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स, जिसका वैल्यू आपका यहाँ पे 1100 से 1200 ml जितना, एंड दैट इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम, राइट? देन वी हैव सीन द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, राइट? कितना आप एडिशनल एयर आप अंदर ले सकते हो अदर देन द टाइडल वॉल्यूम। सो ये दोनों मिला के आपके यहाँ पे होगा योर टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इज गोइंग टू गिव यू लाइक अ वैल्यू ऑफ योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी वैसे ही आपका होगा कैलकुलेट, आप कितना ब्रीद आउट कर सकते हो, कितना आप यहाँ पे ब्रीद आउट कर सकते हो, हाउ मच यू कैन ब्रीद आउट आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो यहाँ पे आपका आएगा TV प्लस ERV, दैट्स योर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। आफ्टर दैट you will have functional residual capacity, volume of air that will remain in the lungs after normal expiration. नॉर्मल एक्सप्रेशन करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में आपको मिल जाएगा वो आपका बनता है यहाँ पे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, दैट इज योर RV प्लस ERV। और इसके बाद आपका यहाँ पे आता है वाइटल कैपेसिटी। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ एयर, वेट अ मिनट, इसमें आपको दिया हुआ है यू हैव द वॉल्यूम ऑफ एयर ओवर हियर व्हिच volume of air a person can breathe in after forced expiration. पोस्ट एक्सप्रेशन के बाद वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन ब्रीद इन कर सकता है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हमारा एज अ वाइटल कैपेसिटी। अब ये सारी वैल्यूज है, ये सब जानना जरूरी होता है। कई बार ये कई सारे कंडीशंस को डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। टू नो द वाइटल कैपेसिटी, टू नो द टोटल लंग कैपेसिटी, ये सब जानना काफी जरूरी होता है कुछ मेडिकल कंडीशंस के अंदर जहां पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब आप बात करो वाइटल कैपेसिटी की, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप ब्रीद इन कर सकते हो आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन। दिस इंक्लूड्स योर ERV, TV and IRV. Okay, that is something which will become a part of my vital capacity. Expiratory reserve volume, tidal volume, and your inspiratory reserve volume, they all become a part of your vital capacity over here, right? Or the maximum volume of air a person can breathe out after forced inspiration, right? कितना आप ब्रीद इन कर सकते हो या आप कितना फोर्सफुली आप एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन के बाद, आप कितना ब्रीद इन कर सकते हो एंड आप कितना ब्रीद आउट कर सकते हो। दैट वैल्यू इज नथिंग बट माय वाइटल कैपेसिटी। ये आपका होता है यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी, जो आपको लाइक अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, ये जानना आपके लिए जरूरी तब होता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ डायग्नोसिस इन टर्म्स ऑफ अगर किसी पर्सन को कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज है तो ये आपको यहाँ पे रखना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी वाइटल कैपेसिटी एंड दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? तो आपको अगर आएगा भी क्वेश्चन तो ऐसा आएगा कि वाइटल कैपेसिटी को आप कैलकुलेट कैसे करते हो, देन यू हैव टू नो इनकी वैल्यूज एंड यूजिंग दिस वैल्यू कैन गेट अ आइडिया ऑफ योर वाइटल कैपेसिटी। ओके, देन यू हैव टोटल लंग कैपेसिटी। यहाँ पे आपका क्या रहा है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs, total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, right? forced inspiration के बाद आप कितनी एयर को आप एकोमोडेट कर पाते हो आपके लंग्स के अंदर। जब आप फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में कितनी होती है,
उसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी एक बहुत ही जरूरी टर्म हो जाता है एक स्विमर के लिए। एक जो नेशनल लेवल का स्विमर होता है वो जनरली उनके जो कोच होते हैं उन चीजों पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आपकी टोटल लंग कैपेसिटी अगर आपकी कम है देन उसको आप एक सर्टेन लेवल तक आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो, एक सर्टेन लेवल तक आप उसे ट्रेन करके अपने आप को उसे आप बढ़ा सकते हो, राइट। सो कितना अमाउंट ऑफ एयर आप अपने लंग्स में एकोमोडेट कर सकते हो आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर टोटल लंग कैपेसिटी, राइट। दिस कैन इंक्लूड समथिंग लाइक योर आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, और सिंपली आप बोल सकते हो वाइटल कैपेसिटी प्लस योर रेसिडुअल वॉल्यूम। दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज योर टीएलसी। इसको भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं एज अ टोटल लंग कैपेसिटी। तो अगर वो फाइंड करनी हो तो आप सिंपली कैलकुलेट करो योर वाइटल कैपेसिटी प्लस योर रेसिडुअल वॉल्यूम। दैट विल आल्सो गिव यू द आइडिया अबाउट द टोटल लंग कैपेसिटी। सो ये आपको याद रखना, दीज आर द टर्म्स यू हैव टू नो। ये आपके एनसीईआरटी में जो आपको वैल्यूज दे के रखी है वही आपको याद रखनी है। अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं उसमें शायद वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है एनसीईआरटी से, तो उसको आप इग्नोर करिए। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो एनसीईआरटी में वैल्यू दी है वही आप फॉलो करें। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, ज्यादा इसमें कोई घुमा फिरा के लोग क्वेश्चन पूछते नहीं है। सो प्लीज फॉलो द टर्म्स व्हिच हैव बीन गिवन इन द एनसीईआरटी, उसको आप फॉलो करें एंड आई डोंट थिंक यू विल मिसिंग अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, राइट। तो यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। अब ये कुछ क्वेश्चंस तो हम लास्ट क्लास में देख चुके, ज्यादा क्वेश्चन वी हैव सीन। ये क्वेश्चन आपका एक आया था आपके 2022 के एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन आपका ये था कि अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर हाउ मच अमाउंट ऑफ योर O2? देन आंसर इज गोइंग टू बी 5 ml ऑफ O2। ये आपको याद रखना है कि आपका 100 ml आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपका, ये आपका डिलीवर करेगा अराउंड 5 ml ऑफ योर O2। दिस इज गोइंग टू डिलीवर योर 5 ml ऑफ योर ऑक्सीजन विल बी डिलीवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर ब्लड। दैट इज अ वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर ओवर कि 5 ml आपका जो ऑक्सीजन यहाँ पे होगा वो आपका डिलीवर किया जाएगा टुवर्ड्स योर टिश्यू बाय योर 100 ml ऑफ योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिमिलरली आपका 22 में यहाँ पे इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन यहाँ पे ये था which of the following is not a function of conducting part of respiratory system? इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है मेरे कंडक्टिंग पार्ट का? तो आई थिंक आपको याद होगा हमने बात किया था समथिंग अबाउट द कंडक्टिंग जोन और दूसरा आपका था रेस्पिरेटरी जोन। ये दो टर्म्स हमने यहाँ पे देखे थे इसी चैप्टर के दौरान, हमने ये दो टर्म्स हमने देखे थे। तो पूछा ये कि इनमें से कौन सा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो नाउ यू हैव ऑप्शन ए बी सी डी। आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ पे कौन सा आंसर यहाँ पे आपको सही लग रहा है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे है इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड। तो क्या ये पार्ट मेरा कंडक्टिंग जोन करता है या नहीं करता? सर करता है। यस बिल्कुल करेगा। मुझे काफी सारे आंसर आ रहे हैं और जो भी मुझे आंसर यहाँ पे आ रहे हैं वो सही है, राइट। सो ये तो आपका करेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट, ये आपकी सही स्टेटमेंट है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी राइट स्टेटमेंट, ये भी आपका सही, ये भी आपका कंडक्टिंग जोन आपका करेगा। थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है? प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ये गलत है। आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका नहीं करता आपका कंडक्टिंग जोन, इसका सिर्फ काम होता है एयर को लेके आपके एल्वोलाई तक लेके आना। सो दैट इज नॉट समथिंग डन बाय माय कंडक्टिंग जोन। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे फॉल्स इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिंग जोन, और इसलिए यही हमारा होगा यहाँ पे राइट आंसर, जो मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट दिस राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इट क्लियर्स द इनहेल एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, हाँ जी ये करेगा आपका कंडक्टिंग जोन का, ये काम भी होता है। सॉरी, so that is going to be one thing. Now question number 3 यहाँ पे, the partial pressure of oxygen and carbon dioxide at the alveoli are what? उन्होंने पूछा कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और एल्वोलाई का क्या होता है। एल्वोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और CO2 का कितना होगा ये हम कर चुके हैं। दिस इज समथिंग वी हैव डन। हाँ जी आंसर आ गया, मोहिनी, रुशील, कमला, रूहानी, ऑल ऑफ यू आर राइट। यस गुंजन, दैट्स ट्रू। बिल्कुल, इसका जो आपका आंसर आएगा वो आपका होगा 104 आपको मिलता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एल्वोलाई के अंदर, और CO2 का होता है अराउंड 40 जितना। तो दिस इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। हमने पहले आपको बोला था कि ये आपको नंबर फॉलो करना है हमेशा, दिस इज द नंबर यू हैव टू
थॉरली फॉलो ऑल द टाइम, क्योंकि ये नंबर आपके एनसेट में दिए हुए और ये आपको फॉलो करना है. सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन योर एल्वेलाई. तो मैंने आपको पहले बोला था कि वो वाला जो पोर्शन है ना जहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बिटवीन एल्वेलाई एंड द योर ब्लड कैपिलरीज एंड योर ब्लड कैपिलरीज एंड योर टिश्यू, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो आपको याद रखनी है. वो वैल्यूज आपको यहाँ पे याद रखनी है. क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी? जो ऑप्शन ए में जो वैल्यू है ये मुझे कहाँ पे मिलेगी देखने के लिए? सर पल्मोनरी वेन. ठीक है, राइट. ओके, राइट. क्या ये जो वैल्यू है क्या मुझे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिलेगी? नहीं मिलेगी. ब्लड में. बहुत बढ़िया. दैट इज समथिंग आई विल गेट टू सी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑलराइट, ट्रू, वेरी ट्रू. ओके, ये वाली जो मेरी वैल्यू है यहाँ पे, दिस वैल्यू ओवर हियर, ये वैल्यू मुझे कहाँ देखने के लिए मिलेगी? ऑप्शन डी वाली. Deoxygenated blood. राइट, दिस विल बी सीन बाय deoxygenated blood. ट्रू. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ. और ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये एक्चुअली आपका एटमॉस्फेरिक वैल्यू है. PO2 इज गोइंग टू बी इन द एटमॉस्फेयर एंड ये आपको CO2 का लेवल आपको मिला 0.3 इज गोइंग टू वैल्यू इन द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में आपको मिलेगा देखने के लिए. ठीक है, ये बॉडी के अंदर, ये आपके बाहर का वैल्यू है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 अगेन 2021 का क्वेश्चन है. तो अगर आप देखोगे तो जनरली वो लोग इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन तो निकालते ही हैं. आपके 2 क्वेश्चन तो यहाँ से जनरली आपके निकाल रहे पिछले 4-5 साल के अंदर. So select the favorable conditions required for the formation of oxyhemoglobin. So आपको कौन सी कंडीशन यहाँ पे फेवरेबल रहेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन? जब आपको ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाना होगा तो आपकी कंडीशन यहाँ पे आपकी कौन सी फेवरेबल यहाँ पे आपको मिल जाएगी? सुशील, दैट्स राइट, आपका आंसर यहाँ पे सही है. ऑलराइट, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस राइट. हाँ जी, राइट. So you will have a high amount of partial pressure of O2, लो अमाउंट ऑफ CO2 एंड लेस H+ आयंस एंड लो टेम्परेचर. ये टाइम पे आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन आपका इजीली बन सकता है. देखिए जब हम बोलते हैं ना कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट कब करता है, जब हम बोलते हैं कि कौन सी कंडीशन में आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट करेगा, व्हेन इट विल डिसोसिएट, देन याद रखना ये होता है तब जब आप करते हो लाइक व्हेन यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ CO2. तो हाई अमाउंट ऑफ CO2 के दौरान ये डिसोसिएट इजीली होगा. लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्मेशन करना है. अगर आपको यहाँ पे फॉर्मेशन करना है तो याद रखना यू विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ PO2 आपको चाहिए, लो अमाउंट ऑफ CO2 इन दैट एरिया जो आपको लंग्स में मिल जाता है, राइट. लेस H+ आयंस एंड लो टेम्परेचर. इन दिस कंडीशन यू विल फाइंड कि आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन आपका काफी इजीली यहाँ पे हो जाएगा. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. नाउ आराम से देखना इस क्वेश्चन को और आंसर करना. सी क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स. सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. इनमें से कौन से इवेंट है आपके यहाँ पे जो इंस्पिरेशन के दौरान आपको होते हुए आपको दिख जाएंगे? व्हाट आर द इवेंट्स यू गेट टू सी हैपनिंग ड्यूरिंग योर इंस्पिरेशन? तो इंस्पिरेशन के दौरान कौन से इवेंट्स इन चारों में से आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं? लेट्स ट्राई टू सी. क्या स्टेटमेंट ए मुझे मिलेगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन होते हुए? मिलेगा बेटा, मिलेगा. इंस्पिरेशन यू विल फाइंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो आपका होगा ही होगा. ये तो होना ही है आपका हमेशा, राइट. सेकेंड स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये होगा या नहीं होगा? होगा सर. यस सर. अरे होगा, राइट. एंड देन हियर ऑप्शन 3 and 4 पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये आपका होगा नहीं होगा? नहीं नहीं होगा. पल्मोनरी वॉल्यूम आपके यहाँ पे डिक्रीज नहीं होगी. एंड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, ये होगा नहीं होगा? सर होगा. यस सर. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन नो. अरे तुम लोगों ने गड़बड़ कर दिया तुम लोगों ने. सुनो ध्यान से. इंस्पिरेशन के दौरान आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता. और क्योंकि अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा इसलिए तो बाहर की अंदर आपके अंदर आ पाएगी. तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे आपका डिक्रीज होता है, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंक्रीज नहीं होता. और जब वो पल्मोनरी प्रेशर आपका डिक्रीज होगा तभी तो आपका एटमॉस्फेरिक एयर आपका रश करके अंदर तक आएगा लंग्स के अंदर. तो ये नहीं होता. समझो इस बात को. क्या स्टेटमेंट 4 आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर. ऐसी गलती नहीं कर सकते बेटा, ऐसी गलती मत करो. 4 मार्क ऐसे हाथ में 4 मार्क निकल जाएंगे. सो यू विल फाइंड कि आपकी 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी हो रही है, 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे लग रही है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और 2 यहाँ पे नहीं लग रही. सो इन दैट केस यू विल हैव ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर. सो 1 and 2 ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ राइट स्टेटमेंट्स और ये आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है. तो ये 2 चीजें आपकी हो रही है
ड्यूरिंग योर इंस्पिरेशन. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. तो प्लीज याद रखना क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन योर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज. लेकिन जब आप बात करते हो एक्सपिरेशन की, तो वो टाइम पे आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका क्या होगा, वो टाइम पे इंक्रीज होगा. वो टाइम पे आपको इंक्रीज होगा ताकि आप एयर को पुश कर सको लंग्स से बाहर वाले एरिया में. ठीक है. सो दैट इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर. ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है आप लोगों ने. ठीक है. ये हम कर चुके. एक बार फिर से देखो. आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे गलत है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. सो इसका आंसर भी आप लोग दे सकते हो खुद से सोच के, या फिर हम यहाँ पे कर भी सकते हैं. स्टेटमेंट है, ऑप्शन है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन एलुलाई फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अभी भी मैंने आपको बोला था कि आपका अगर हायर कंसंट्रेशन होता है H प्लस आयंस का, या हायर कंसंट्रेशन होता है आपके CO2 का, तो उसके दौरान क्या होगा, डिसोसिएशन होगा. डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल बी सीन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन आपको होते हुए मिलेगा. ये हमने बात भी किया था. आई होप सबको याद है. एफिनिटी वाली बात हमने की थी. Yes, sir. लेवल ज्यादा रहता है, प्रोटॉन ज्यादा रहते हैं, एंड व्हेन यू हैव हाई टेम्परेचर योर एफिनिटी ऑफ योर CO2 टू हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू डिक्रीज, और डिसोसिएशन यहाँ पे आपका ज्यादा होता है. तो ये जो स्टेटमेंट आपकी है, क्या लगता है आपको, ये सही है गलत है? ये लोग कह रहे हैं कि जब H प्लस आयन ज्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. Wrong है. बिल्कुल रॉन्ग है बेटा, ये बिल्कुल रॉन्ग है आपकी. बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट आपके यहाँ पे. राइट. देखो ये सारे चीजें आपको काफी क्लियरली मालूम होनी चाहिए, बिकॉज अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, देन वो फिर गड़बड़ हो सकता है. राइट. सो प्लीज याद रखना, इफ यू हैव अ हायर H प्लस आयन कंसंट्रेशन, सो ये आपका फेवर नहीं करता ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, बल्कि ये फेवर करता है डिसोसिएशन. तो स्टेटमेंट 1 ही आपका यहाँ पे गलत है, एंड दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आपका ए यहाँ पे होता है राइट आंसर. आप मुझे ये बताओ, अगर लो CO2 लेवल है, लो CO2 है इन द एल्वेलाई, फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ योर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये सही है. एल्वेलाई के अंदर अगर लो CO2 रहेगा, हाई O2 रहेगा, देन आपका फेवर करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन. तो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. इसमें कोई आपकी गड़बड़ नहीं है. बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू योर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. ठीक है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू. वहां पे ज्यादा O2 होता है, इसलिए वो जाके उसके साथ बाइंड कर सकता है. ठीक है. And then you have partial pressure of CO2 can interfere with the O2 binding with hemoglobin. ये आपके यहाँ पे नहीं करेगा. That is also going to be a true statement. ठीक है. So these are the things you have to know. और वो जो आपकी statement option A आपके यहाँ पे, that is going to be a wrong statement over here. Now, after this, tidal volume वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसे आराम से देखना है यहाँ पे. Tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete यहाँ पे देख के रखा उन लोगों ने. टाइडल वॉल्यूम है आपका यहाँ पे 500 ml एंड 1000 ml आपका यहाँ पे आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. व्हाट विल बी द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml. अब इन्होंने आपको फिजूल में कंफ्यूज करके रखा हुआ है. यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपको एंड में इन्होंने पता है क्या पूछा, इन्होंने बोला व्हाट विल बी द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. तो आपको EC यहाँ पे फाइंड करना है, और फिर उन्होंने बोला कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो आपकी यहाँ पे है वो है आपकी 1200 ml जितना. अब एक बात ध्यान से सुनो, इस इंफॉर्मेशन की हमें कोई जरूरत है ही नहीं. अगर आपको EC फाइंड करना होता है, अगर आपको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी अगर आपको फाइंड करना है, देन यू नीड टू हैव योर टाइडल वॉल्यूम प्लस योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इतना ही आपको जानना होता है. आपको इसको लेने की जरूरत ही नहीं है. ये उन्होंने फिजूल में डाला हुआ है ताकि आपको लोग कंफ्यूज कर सकें. तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा फिर? व्हाट विल द आंसर ओवर हियर? So 1500 ml. So B. राइट. यहाँ पे जो आपका सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका, दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन B. राइट. you'll have 500 ml plus your 1000 ml is going to be your 1500 ml. आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है. दैट इज गोइंग टू बी योर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ओवर हियर. इन्होंने आपको ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछना है. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और आपको इन वैल्यूज को याद रख के यू सिंपली हैव टू कम विद द आंसर इन दिस. नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका एक डिसऑर्डर के ऊपर बेस्ड आपका यहाँ पे क्वेश्चन है. ड्यू टू इंक्रीज इन द एयरबॉर्न एलर्जेंस and pollutants, many people in the urban area are suffering from respiratory disorder
that causes wheezing due to. तो अगर यहाँ पे एलर्जन लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में क्या आ सकता है? केस आ सकता है, ठीक है, राइट, ओके. नाउ यू सी ऑल द four options over here and try to look for the best possible answer over here, right? एक आपका यहाँ पे रिडक्शन लास्ट वाला ना अच्छा स्किन दिख रहा. हाँ जी बेटा बोलिए. लास्ट वाला पूरा दिख रहा. लास्ट वाला स्किन नहीं दिख रहा क्या मेरा? लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा. लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा, लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा. अच्छा हटाते इसको, रुको. हाँ ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे. अब चार ऑप्शन में से आपको जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यहाँ पे आपको लगता है वो आप यहाँ पे देखोगे. सो अगर आप देखोगे पहला लिखा हुआ यहाँ पे रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय द न्यूमोसाइट्स. ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ इसके अंदर होता नहीं ऐसा. यू डोंट फाइंड सच थिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ एलर्जन कि आपका सर्फेक्टेंट यहाँ पे आपका आ नहीं रहा. सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी ये कहीं से भी आपका सही आंसर नहीं हो सकता. बेनिंग ग्रोथ ऑफ अ म्यूकस लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी. अब ये जो स्टेटमेंट है ना, बेनिंग ग्रोथ मतलब आपका बेसिकली होता है आपका ट्यूमर. नो सर. आपका ट्यूमर फॉर्मेशन होता है. और ये इन्होंने इसलिए पूछा है क्योंकि ये जब आपको ये नीट का एग्जाम दे रहे होते हो आप, तब आप कैंसर पढ़ चुके होते हो. सो दैट्स व्हाई दे कैन यूज सच टर्म. सो बेनिंग फॉर्मेशन या ट्यूमर फॉर्मेशन आपका नहीं होता. आप जानते हो कि ऐसी कोई चीज आपकी नहीं होती, राइट? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स, क्या ये हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है. यस सर हो सकता है. यस सर. एंड देन यू हैव ऑप्शन डी, proliferation of your fibrous tissue and damage of the alveolar wall. ये fibrous tissue accumulation ऐसे नहीं होता. fibrous tissue accumulation आपका होता है इधर आप कोई occupational disorder अगर आपको हो तब ये होगा, or else it will happen if you have those kind of myobacterium in your lungs. अगर आपको tuberculosis तब ये होता है. तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही नहीं है. So best possible statement जो आपको यहाँ पे दिखेगा that is going to be your option C, right? और बाकी तीनों स्टेटमेंट बहुत ही लाइक एलियन टाइप के हैं, वो कहीं से भी आपका सही आंसर नहीं हो सकते. अच्छा अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हम सिर्फ पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन जब तुम नीट एग्जाम दोगे तो कई बार वो कुछ ऐसे टर्म्स उठाएंगे जो आपके 12th के टर्म होंगे. जैसे कैंसर में से उन्होंने एक टर्म उठा लिया, या 12th में एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ का, वहां से एक दो टर्म उठा लेंगे और वो लोग इसके अंदर डाल देंगे. तो कई बार जब आप चारों स्टेटमेंट को आप देखते हो ना, तो दो तो बड़ी फिमिलर लगती है और दो थोड़ी सी फिमिलर नहीं लगती, राइट? और आई वुड से दो ऐसी स्टेटमेंट लगती है जो किसी और चैप्टर से होगी. सो दैट विल हैपन टू यू, ये आपके साथ होगा. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू नो कि हर एक स्टेटमेंट क्या लाइक बेसिकली आपका रिप्रेजेंट कर रही है. सो ओवर हियर यू विल गेट टू सी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा एंड रिमेनिंग थ्री आर नॉट गोइंग टू बी राइट आंसर ओवर हियर. सो दैट्स नॉट व्हाट हैपेंस अगर कोई एलर्जन या पोल्यूटन आपके लंग्स में आता है तो. नाउ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन correctly represent the lungs condition in asthma and emphysema. अस्थमा और एम्फिसेमा के अंदर कौन सी कंडीशन यहाँ पे आपकी क्लियरली आपको देखने के लिए मिल सकती है? आप लोग भी बता दो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सी ऑप्शन यहाँ पे होगा? सर ए. राइट. जो लोग भी यहाँ पे आंसर पे चैट के अंदर दे आर ऑल वेरी ट्रू. यस, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे से होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स आई कैन फाइंड हैपनिंग ड्यूरिंग द अस्थमा. ये देखो इन्फ्लेमेशन देखो ये आपका होना काफी कॉमन चीज है बिकॉज अस्थमा आपका हो रहा है एलर्जन से. अस्थमा आपका होता है आपके एलर्जन से, और जब भी कोई एलर्जन आता है तो आपके जो मास्ट सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स आपके जो रहेंगे दे विल रिलीज समथिंग नोन एज योर हिस्टामाइन. इन्होंने अपना हिस्टामाइन रिलीज करना है, और जब ये हिस्टामाइन रिलीज करते हैं याद रखना हिस्टामाइन इज समथिंग विच इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल. एक तो वो करेगा आपका ब्रोंकियल्स को कंस्ट्रिक्ट, एक तो आप जानते हो इट विल लीड टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स. एक तो ये चीज आपको पढ़ाई गई है. उसके साथ साथ दे आर आल्सो नोन टू क्रिएट व्हाट यू कॉल एज इन्फ्लेमेशन. दिस इज दे आर आल्सो नोन टू कॉज समथिंग लाइक योर इन्फ्लेमेशन. मैं आपको एक चीज बताता हूं, कभी आप नोटिस करना अगर आपको मधुमक्खी काटती है ना, या किसी को काटी होगी कभी मधुमक्खी ने अगर स्टिंग किया होगा आपको, तो पूरा हाथ आपका रेड हो जाता है. पूरा हाथ जो आपका होता है वहां पे पूरा रेड होता है. राइट, दैट इज नथिंग बट माय इन्फ्लेमेशन. दैट इज नथिंग बट योर इन्फ्लेमेशन. तो वहां पे होता क्या है ना, ये करने का रीजन क्या होता है समझो इस बात को, और ये आगे भी आपको वापस पढ़ने के लिए आएगा कि जब आपको मधुमक्खी काट रही है, जब आपको स्टिंग कर रही है वो, तो होता क्या है कुछ उसके प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके बॉडी में पंचर करके आपके बॉडी में आने लगते हैं. सम प्रोटीन्स फ्रॉम द साइड ऑफ द बी विल कैन गेट इनसाइड द बॉडी. तो जैसे ही आपके स्किन के ऊपर पंचर होता है तो आपके उस एरिया के अंदर काफी जरूरी होता है कि आप बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई करो. उस एरिया के अंदर आप बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई करो,
और इसलिए आपको एक बर्निंग सेंसेशन वहां पे होगा और पूरी स्किन आपकी रेड हो जाएगी। अब ब्लड सप्लाई वहां पे करने का रीजन ये है कि अगर कोई फॉरेन बॉडी बाहर से आई है, अगर कोई फॉरेन बॉडी बाहर से आ रही है, चाहे वो कुछ प्रोटीन हो सकता है या कोई ऐसी फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है, अगर वो बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसे जाके आप खा जाओ या उसे जाके आप एनगल्फ कर लो, और इसलिए आप ब्लड सप्लाई वहां पे बढ़ा देते हो। आप ब्लड सप्लाई वहां पे बढ़ाते हो, उसके साथ साथ आप वहां पे मैक्रोफेजेस का नंबर भी आप बढ़ा देते हो, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैक्रोफेजेस वही करते हैं, दे कैरी आउट व्हाट यू कॉल इट एज अ फैगोसाइटोसिस, जहाँ पे उन्होंने चीजों को एनगल्फ करना है। सो दैट इज वन थिंग यू डू, दैट इज समथिंग योर बॉडी डज, कि जैसे आपको कहीं स्टिंग हुआ पूरे एरिया आपका रेड हो जाता है। सो बेसिकली हो क्या रहा है वहां पे, आप वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ा रहे हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग सेंसेशन वहां पे आपको होगा, और ये सब करने के लिए आपका ये बड़ा हेल्प करता है। दिस इज समथिंग व्हिच डज दिस वेरी ऑफन, हिस्टामाइन, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल फाइंड कि आपके WBCs आपके यहाँ पे जाएंगे दौड़ दौड़ के, ताकि वो लोग वहां पे पहुंच के अगर कोई फॉरेन बॉडी है तो उसे वो एनगल्फ कर ले। सो दैट इज व्हाट योर बॉडी डज, इट्स बेसिकली अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर योर सेल्फ, ठीक है। एट टाइम्स पता है तुम्हें कभी स्वेलिंग भी होती है उस एरिया के अंदर, यू फाइंड एक्सेस ऑफ स्वेलिंग ओवर देयर एज वेल। सो दिस इज ऑल बीन डन बाय योर बॉडी जस्ट टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर एरिया। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, ये आपके दो ट्रेड्स आपको मिलते हैं, एक अस्थमा के अंदर आपको मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा इन योर एम्फिसेमा के अंदर। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। सो ये आपका हो गया इसका आंसर, और कोई यहाँ पे सही आंसर नहीं आएगा, ये दो आपके यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे टैग हो रहा है, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो ऐसे ही वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे। टाइडल वॉल्यूम को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ए को लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, किसके साथ 1 2 3 किसके साथ लगाऊंगा मैं, ए को किसके साथ मैच करूंगा मैं, सर 500 थर्ड ऑप्शन, ठीक, थर्ड राइट ऑप्शन राइट। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मैं किसके साथ अटैच करूंगा, 25 फर्स्ट के साथ। ठीक है, बस 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 सही है, ठीक है। इतना भी अगर मैं करता हूँ तो शायद मुझे आंसर मिल जाएगी। ए का 3 यहाँ पे देख लो, ए का 3 ओके यहाँ पे है, एंड बी का 1 इज थर्ड का फोर्थ होगा, थर्ड का फोर्थ होगा, फोर्थ का सेकंड। okay 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 right okay got it okay okay we'll have to look like this over here, all right okay, ठीक है। So we'll have A का you'll have the 3 over here, and then you'll have no not over here, right. So you'll have okay, so you'll get to see A ka you need to have a 3 over here, right. So you have this and then you have this, and B ka you will be having 2, okay, B ka you'll have the 1, all right over here, and then C का क्या होगा यहाँ पे बता दो, सर सी का होगा हमारा फोर्थ, सर right. 411 ये होगा यहाँ पे आपका 2, so you will have this is going to be right answer। अगर आपको दो भी मिल जाते तो बाकी दो को आपको ढूंढने की जरूरत है नहीं, यू जस्ट फाइंड दिस 2 राइट आंसर्स एंड देन यू कैन गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करना मत, दिस इज समथिंग यू हैव टू डू लाइक अगेन। सो ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे, सो दैट यू कैन क्विकली आंसर देम एंड क्विकली लाइक गो बियॉन्ड दिस। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, एंड देन यू हैव दिस। कौन सी डिसऑर्डर है आपके यहाँ पे, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन सा इनमें से, जल्दी बता दो, आगे बढ़ते हैं। सर बी जी होगा इसके अंदर आपका, यस, सिलिकोसिस, राइट, ओके। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, जिन्हें हम कहते हैं एल्वोलाई, ठीक है। दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ। सो ये आपका होता है, देखो याद रखना कि होता क्या है ना, कि जब आप एक्सपायर करते हो उसके बाद भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में रहता है। याद रखना मैंने आपको बोला था कि जब आप एक्सपायर करते हो, जब आप कितना भी फोर्सफुली आप एक्सपायर करो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में रहेगा, और उसके वजह से आपके यहाँ पे कोलैप्स नहीं होता आपके लंग्स, and that amount of air is going to be called as what? इन चार में से क्या ऑप्शन होगा? Right. बिल्कुल सही, ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे हो जाता है आपका यहाँ पे सही आंसर। यस, दैट इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर ओवर हियर, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर, ट्रू। अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू व्हाट, तो अस्थमा होने का मेन कॉज क्या होता है आपके हिसाब से? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, ABCD। राइट, जो लोग चैट पे मुझे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। यस, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर ऑप्शन डी, क्योंकि याद रखना जब भी आप अस्थमा सामने आपके टमाटर याद रखना, इट हैज टू डू समथिंग द एलर्जिक रिएक्शन, it has to do something with the allergens, allergic reaction of the mast cell in the lungs. It has to do something with the allergen.
So this is something you have to know. All right. Lungs do not collapse between breath and some air always remains in the lungs. ये कितना तो मैं मालूम है. Which can never be expelled out because अब पूछा उन्होंने यहाँ पे कि यार लंग्स आपके यहाँ पे कोलैप्स नहीं हो रहे एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स व्हिच डज नॉट एक्सपेल्ड आउट. अब यहाँ पे इन्होंने कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज किए जो आपके लिए शायद थोड़े नए होंगे, जिसको हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं. लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू समथिंग ओवर हियर. सी, अगर हम लंग्स की बात करते हैं, सो यू हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग. लंग्स के अंदर यू विल हैव डबल मेम्ब्रेन कवरिंग. दैट इज समथिंग यू नो. आपको मालूम है, इट विल हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, pleural membrane, right? Now let me make that over here. Yes, sir. Let's say you have this double membrane covering over here. एक ये outer inner layer है और ये है मेरी यहाँ पे outer layer, right? These are my double membrane covering over here. तो ये जो मेरा है यहाँ पे space, that's my intrapleural space. ये जो space मेरा यहाँ पे, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरा as a intrapleural space. ओके अब होता क्या है, और ये वाला हो गया लंग्स वाला पार्ट, ये इनसाइड वाला पार्ट हो गया. दिस साइड इज द लंग्स वाला एरिया, दिस इनर साइड इज गोइंग टू बी द लंग्स, राइट. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपका जो इंट्राप्लूरल स्पेस होता है, यहाँ पे आपको एक सर्टेन अमाउंट का आपको एयर प्रेशर आपको मिलेगा. इस एरिया के अंदर आपको सर्टेन अमाउंट का एयर प्रेशर आपको यहाँ पे दिखता है. सो आई विल फाइंड सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन द इंट्राप्लूरल स्पेस, और उसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ intrapleural pressure. Intrapleural pressure. अभी इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि आपका एयर प्रेशर आपको मिल रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत इस एरिया के अंदर. सो आई वुड से कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको एयर प्रेशर यहाँ पे दिखेगा इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, और ये जो एयर प्रेशर यहाँ पे होगा ये प्रेशर क्रिएट करेगा ऑन टू द वॉल. ये प्रेशर क्रिएट करेगा ऑन टू योर वॉल. अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, यहाँ पे जो आपको एयर प्रेशर मिलेगा, जो इंट्राप्लूरल प्रेशर आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये जो प्रेशर आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये हमेशा रहेगा आपका अराउंड 3 mmHg लेस देन द नॉर्मल प्रेशर यू फाइंड इन द लंग्स. एक बार फिर इसे ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एयर प्रेशर आपको मिलेगा इस एरिया के अंदर, राइट. और आपको लंग्स में भी आपको एयर प्रेशर आपको मिल रहा है. लंग्स वाला जो एयर प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. अगर आपको याद हो, यहाँ पे जो हम टर्म यूज करें, दैट्स माय इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. ये आपको मिल रहा है लंग्स के, समथिंग यू गेट टू सी इन द लंग्स. ये आपको प्रेशर लंग्स के अंदर मिलता है. अब लंग्स के अंदर जो आपको यहाँ पे प्रेशर मिलेगा ना, ये आपका काफी ज्यादा होगा. सो इसमें जो आपके एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे जो एयर प्रेशर होगा यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रहेगा कंपेरेटिवली. इन दोनों को अगर कंपेयर करता हूँ, इन दोनों के टर्म्स को मैं कंपेयर करता हूँ, एक इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एंड माय इंट्राप्लूरल प्रेशर, तो इनको मैं अगर कंपेयर करूंगा तो ये वाला ज्यादा रहेगा, इंट्रा पल्मोनरी वाला ज्यादा रहेगा. तो यहाँ पे आपको ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जो वॉल पे प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे, राइट. तो देयर विल बी मच मोर अमाउंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ओवर हियर व्हिच आर क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द वॉल. और जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है, सॉरी इंट्राप्लूरल प्रेशर यहाँ पे जो होता है, ये हमेशा रहेगा अराउंड 3 mmHg less than intrapulmonary pressure. Intrapulmonary pressure. तो ये इतना हमेशा आपका रहता है कम, ये ज्यादा नहीं रहेगा. यहाँ पे आपको इतना प्रेशर नहीं मिलेगा जितना आपको अंदर के साइड पे मिल रहा है. सो दिस विल बी, दिस मच अमाउंट इज गोइंग टू बी लेस. 3 mmHg, ये हमेशा अराउंड 3 mmHg जितना यहाँ पे रहेगा कम. अब एक चीज आप ध्यान से समझो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपका प्रेशर लगा रहा है ये एयर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो ऑरेंज डॉट से ये भी यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं. अगर दोनों साइड पे अगर इक्वल अमाउंट में प्रेशर होता, समझो आपका इंट्रा पल्मोनरी प्लूरल प्रेशर और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर दोनों साइड से इक्वल होता, देन आपके लंग्स तो एक्सपांड ही नहीं कर पाते. जब भी आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके लंग्स एक्सपांड करते हैं क्योंकि वो इलास्टिक होते हैं, दे आर वेरी मच लाइक इलास्टिक, तो वो एक्सपांड करते हैं जनरली नॉर्मली. बट अगर दोनों साइड से अगर इक्वल अमाउंट का प्रेशर होता तो कभी एक्सपांड ही नहीं कर पाते, और हम बोलते हैं कि यार आपके लंग्स कोलैप्स हो गए, एंड यू कुड हैव सेड दैट योर लंग्स आर कोलैप्सिंग. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आपका अंदर के साइड पे प्रेशर और जो ये जो स्पेस है
इंट्रा प्लूरल स्पेस, अगर इन दोनों के अंदर एयर प्रेशर अगर इक्वल अमाउंट में रहता, अगर वहां पे 50 होता यहाँ पे भी 50 होता, देन दोनों साइड से आपके वॉल के ऊपर प्रेशर लग रहा होता। अगर दोनों साइड से वॉल के ऊपर प्रेशर लग रहा है देन ऑब्वियसली आपका जो एक्सपांशन है वो आपका यहाँ पे हो नहीं पाएगा। आप जब ब्रीद इन करते हो तो आपके लंग्स एक्सपांड या इन्फ्लेट नहीं कर पाएंगे। दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आपको ये कंडीशन नहीं चाहिए। आप नहीं चाहते कि दोनों साइड पे इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर हो। आप चाहते हो कि आपका जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है आपके यहाँ पे ये हमेशा कम रहे, ये हमेशा आपका थोड़ा बहुत कम रहे। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। इसलिए हम बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव, क्योंकि आपका कम रहता है। ये आपका कम रहता है। अगर मैं कंपेयर करूं इट इज गोइंग टू बी लेस देन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और ये वैसा ही होना चाहिए, ये वैसा ही होना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं तो अगर आपका पल्मोनरी प्रेशर अगर आपका है यहाँ पे, लेट्स से यू हैव अ पल्मोनरी प्रेशर जो आपका रहता है, लेट्स अज्यूम ऐसे एक नंबर लेते रैंडमली है आपके यहाँ पे 50 mmHg, राइट। तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो आपका यहाँ पे होगा वो आपका उससे कम ही रहेगा। वो आपका होगा रफली अराउंड लाइक 47 mmHg। और क्योंकि आपको ये डिफरेंस आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है, बिकॉज यू आर एबल टू सी दिस डिफरेंस, क्योंकि आपको यहाँ प्रेशर डिफरेंस मिल रहा है, इसलिए आपके लंग्स काम कर पाते हैं, इसलिए आपके लंग्स यहाँ पे काम कर पाते हैं, इसलिए आपके लंग एक्सपांड कर पाते हैं, इसलिए दे आर एबल टू इन्फ्लेट देमसेल्फ, इसलिए आपके जो लंग्स यहाँ पे होते हैं वो अपने आप को इन्फ्लेट कर पाते हैं। अगर दोनों में अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे या सेम कर दोगे देन आपके जो लंग्स होंगे वो एक्सपांड नहीं कर पाएंगे जो आप ब्रीद इन करते हो, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल बाय एनी मींस, राइट। आपके लंग्स काम नहीं कर पाएंगे। यू विल से दैट योर लंग्स आर कोलैप्सिंग अगर बाहर के साइड पे इस एरिया में अगर आपका प्रेशर बढ़ जाता है तो। समझो इस बात को, दोनों एक अंदर के साइड से धक्का दे रहा है, एक ये वाले साइड से धक्का दे रहा है, एक ये वाले जोन से आपका धक्का लगा रहा है, राइट, और एक धक्का लगा रहा है ये वाले साइड से। तो क्योंकि यहाँ पे कम लोग हैं तो यू विल फाइंड कि ये लोग ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बट अंदर के साइड पे ज्यादा लोग हैं तो ये लोग ज्यादा पुश कर पाएंगे, और उसके वजह से ही आपके लंग्स एक्सपांड कर पाते हैं एंड योर लंग्स आर एबल टू इन्फ्लेट देमसेल्फ। तो क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. राइट। ये समझना यहाँ पे जरूरी है, याद रखना। अगर दोनों साइड पे अगर इक्वल अमाउंट में प्रेशर लग गया देन दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाता हूँ। आप थोड़ा सोचो, आप सोचो कि आपने अपने फ्रेंड के अंदर नाइफ घुसा दिया, राइट। आपने काफी प्रिसाइसली एक से नाइफ घुसाया, और जैसे वो नाइफ आपने उसे इंसर्ट किया तो हुआ क्या उसके बाद, व्हाट यू गेट टू सी इन दैट पर्सन, कि आपका यहाँ पे हो गया थोड़ा सा पंचर। लेट्स से यहाँ पे आपका थोड़ा सा पंचर हो गया, लेट मी मेक अ, इस सिरे में आपका थोड़ा सा हो गया पंचर यहाँ पे, ठीक है। आपने नाइफ डाल दिया तो यहाँ पे पंचर हो गया। अब जैसे यहाँ पे पंचर हो जाएगा, समझो यहाँ पे एक होल हो गया, और जैसे यहाँ से होल हो गया सो व्हाट इज हैपनिंग कि आपकी बाहर से अब यहाँ पे अंदर घुस रही है, बाहर से जो आपके एटमॉस्फेरिक एयर है यहाँ पे, राइट, आपने एकदम प्रिसाइसली डाला कि उसका जो आउटर मेम्ब्रेन था यहाँ पे पंचर हो गया। अब जैसे वो पंचर हुआ तो आपकी बाहर की एयर यहाँ पे अंदर जाने लगेगी, और जैसे वो बाहर की एयर अंदर जाएगी देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे अज्यूम कर लो कि यहाँ पे आपका प्रेशर ज्यादा लग गया, यहाँ पे प्रेशर आपका यहाँ पे बढ़ने लगता है। तो आप मुझे बताओ इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? क्या होगा अगर यहाँ पे मेरा एयर प्रेशर बढ़ने लगता है, समझो यहाँ पे हो गया मेरा, यहाँ अंदर 50 है, यहाँ पे हो गया 80 हो गया, तो दिक्कत क्या आएगी अब मेरी? सर एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे, मेरा लंग एक्सपांड नहीं हो पाएगा। जब मैं ब्रीदिंग करूंगा मेरा लंग एक्सपांड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाले एरिया में इतना प्रेशर बढ़ चुका है और ये इतना पुश कर रहा है मेरे वॉल को कि मेरे लंग्स जो यहाँ पे होंगे वो एक्सपांड कर ही नहीं पाएंगे, वो इन्फ्लेट कर ही नहीं पाएंगे। और अगर ऐसा हो रहा है देन आई वोंट बी एबल टू ब्रीथ एंड दिस विल बी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। ये मेरे लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन यहाँ पे हो जाती है। तो दैट्स व्हाई याद रखना, इंट्रा प्लूरल प्रेशर ऑलवेज हैज टू बी लेस, ये हमेशा कम होना चाहिए फ्रॉम द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से। जो लंग्स में जो प्रेशर है आपका यहाँ पे वो आपका ज्यादा रहेगा, और ये वाले एरिया में जो प्रेशर है आपका यहाँ पे हमेशा रहेगा कम। कितना कम? अराउंड 3 mmHg जितना यहाँ पे वो लेस रहता है। सो दैट्स व्हाई वी से कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका जो होता है वो हमेशा आपका रहता है नेगेटिव, और इसका नेगेटिव रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके लंग्स इन्फ्लेट हो सके और आपके लंग्स कोलैप्स ना हो. सो दैट इज द रीजन यू विल फाइंड कि आपके लंग्स कभी कोलैप्स नहीं होते हैं. ठीक है, दैट इज द रीजन यू विल फाइंड कि आपके लंग्स कभी भी आपके कोलैप्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे एक आपका प्रेशर मेंटेन किया जाता है. और अगर ये प्रेशर चेंज होता है, अगर ये बढ़ता है, देन दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर यू. सो आई होप ये 2 स्लाइड्स आपको यहाँ पे समझ आ रही है. इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट. सो ये याद रखना. तो प्लीज याद रखना, ये सब बताने का रीजन ये जस्ट टू टेल यू कि आपका जो इंट्रा पल्मोनरी प्लूरल प्रेशर जो आपके यहाँ पे होता है, वो आपका होता है नेगेटिव, और आई वुड से वो थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू दिस वैल्यू. और ये जरूरी है ताकि आपके लंग्स इन्फ्लेट कर सकें, ताकि आपके लंग्स काफी क्लियरली आपके यहाँ पे इन्फ्लेट कर सकें. राइट, बिकॉज लंग्स काफी लाइक दे आर लाइक वेरी इलास्टिक, सो दे एक्चुअली expand during your breathing and expiration, और during breathing they expand in their size. वो नहीं हो पाएगा अगर यहाँ पे एयर प्रेशर आपका इक्वल हो गया तो. So if you see the question, so यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे lungs do not collapse between the breath and some airway always remain in the lungs which can never be expelled because there is a negative intrapleural pressure in the lungs and pressure pulling at the lungs wall. ये रीजन आपका होता है यहाँ पे. दिस इज द रीजन यू विल फाइंड कि आपके जो लंग्स होते हैं यहाँ पे आपके कोलैप्स नहीं करते हैं. राइट, एंड यू विल ऑलवेज हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर विद इन द लंग्स. ठीक है, और कोई भी आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं. याद रखना, पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर आपको नहीं चाहिए. दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू बाय एनी मींस. राइट, प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी आपका लाइक स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही नहीं है. ओके, दिस इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स. नहीं, नेगेटिव प्रेशर लंग्स के अंदर नहीं होता. यू हैव अ नेगेटिव प्रेशर इन द इंट्राप्लूरल स्पेस. There is a negative intrapleural pressure pulling the lungs wall. तो ये आपके लंग के वॉल को आपको पुश करके रखते हैं, खोल के रखते हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे आपका जो लंग्स है आपके यहाँ पे इट इज गोइंग टू इन्फ्लेट वेरी इजीली. राइट, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. सो क्या आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे समझ आया? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, सो ये चीज आपको यहाँ पे दैट्स क्वेश्चन 15, दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. राइट, तो ये आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो गए. दीज आर द क्वेश्चन व्हिच वी हैव डन ओवर हियर, और ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे याद रखने हैं. लाइक इनका मैं एक पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें हर एक क्वेश्चन के लिए हमने एक्सप्लेनेशन भी आपको देके रखा हुआ है. सो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दोस क्वेश्चंस अगेन. दीज आर सम ऑफ द पीवाईक्यूज जो हमने लिए थे फ्रॉम 2016 से लेके 20 तक के, 22 तक के. इसके अलावा कुछ और भी पुराने पीवाईक्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ जो हम कर चुके हैं क्लास के अंदर. सो प्लीज गो थ्रू देम एंड हैव आइडिया व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क. ठीक है, so this is where your chapter gets completed. यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, एंड नाउ ऑल वी हैव टू डू हियर इज कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस इनके काफी ज्यादा सॉल्व करने हैं, सो दैट यू कैन गेट as I've told you earlier as well, you need to have good hand on them. After this, मैंने आपके साथ इसका एक थ्योरी वाला पीडीएफ शेयर किया है. इस चैप्टर का भी किया आपके साथ, और डायरेक्शन वाले चैप्टर का भी किया. नाउ द थिंग इज, उसके अंदर जो थ्योरी आपका है वो काफी लाइक एक्सटेंसिव थ्योरी है. You really don't have to read everything, but जो भी अगर आपको कोई पॉइंट लगता है कि यार मुझे समझना है what is happening in terms of like bronchitis को मुझे थोड़ा डिटेल में देखना है, या मुझे अस्थमा को थोड़ा और टर्म्स उसके डिटेल में समझने हैं, देन आप उस पीडीएफ को आप यूज कर सकते हो. आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा डिसऑर्डर भी आपको मिल जाएंगे. यू कैन जस्ट गो थ्रू देम. राइट, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पहले अपना इनसाइड क्लियर करो, उसे अपना स्ट्रांग बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड देन यू कैन हैव अ लुक एट दोस पीडीएफ्स एंड यू कैन लुक एट सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच हैव बीन टॉट टू यू. जो तुम्हें यहाँ पे कराया गया उसको भी फॉलो करो. उसके अलावा जो उसमें एक्स्ट्रा है उसे फॉलो नहीं करोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज इट विल नॉट बी समथिंग जो आपके नीट एग्जाम में आएगा. ठीक है, सो दोज आर द पीडीएफ व्हिच आई हैव गिवन यू इन द ग्रुप. राइट, ग्रुप के साथ साथ वो पीडीएफ आपके ड्राइव में भी चले जाएंगे आई थिंक रात तक. सो प्लीज मेक श्योर ग्रुप से वो आपको नहीं मिल पा रहा पीडीएफ, देन आपको ड्राइव से निकाल के आपको देख सकते हो. ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. आफ्टर दिस, सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. हमारा नया चैप्टर हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं, which is going to be your body fluids and circulation. तो जब हम वो चैप्टर के बारे में बात करेंगे, so when we'll start with that particular chapter, तो जो पहला पोर्शन हम वहां पे उठाएंगे वो आपका होगा यहाँ पे in terms of your blood. Right, ब्लड जिसका कलर आपका होता है रेड. क्या आप कोई ऐसा एनिमल बता सकते हो जिसके अंदर ब्लड का कलर आपका रेड नहीं होता, कुछ और होता है? एनी एनिमल यू नो? Cockroach. अच्छा आंसर है, केकड़े. ऑक्टोपस का क्या कलर होता है? Black. Blue. ब्लू. ओके, ऑलराइट, एंड ठीक है. और कॉकरोच का क्या होता है? White.
White. White, transparent. True. Right. White भी नहीं, I would say kind of transparent, kind of color they will be having. Right. Because yeah, the hemolymph is not going to be having any pigments over there. हाँ जी, आपका इवन आपका लॉबस्टर जो होता है उसका कलर होता है आपका ब्लू. लॉबस्टर अगर आप कभी देखो तो लॉबस्टर का अगर आप ब्लड निकालो सो इट विल बी bluish in color. So that's the thing. केकड़े won't have blue. केकड़े won't have ऐसे demarcated red color. So yes, that is also true to an extent. All right, ठीक है. Humans में जो रेड कलर होता है वो रेड क्यों होता है, किसी को मालूम है क्या? Hemoglobin. ठीक है. अब हमने करना क्या है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर जंप करना है, सीधे सीधे डायरेक्ट हम ब्लड के अंदर जंप करेंगे एंड विल गो बियॉन्ड दिस. राइट. तो जब भी हम ब्लड की बात करते हैं, इट्स योर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये चीज आप जानते हो, योर ब्लड इज गोइंग टू बी अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. राइट. और आपका ब्लड जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मिनरल्स, फूड, ये सब ट्रांसपोर्ट करने में आपका ब्लड आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. दीज आर द बेसिक थिंग्स यू नो. हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने पहले देखना है कि ब्लड में आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए. तो जब भी हम ब्लड की बात करते हो तो आपको दो चीजें यहाँ पे दिख जाती है. एक होता है आपका समथिंग नोन एज योर प्लाज्मा एंड एक होगा आपका यहाँ पे समथिंग नोन एज योर फॉर्म्ड एलिमेंट्स. You'll have something like your formed elements. तो ब्लड को आप दो पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो. अब होता क्या है ना, कभी अगर आप किसी का ब्लड सैंपल कलेक्ट करोगे, अब कभी आप किसी का अगर ब्लड आप निकालते हो तो उसको आप करते हो सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसमें आप क्या करते हो, ब्लड को डालते हो और वो मशीन आपका काफी फटाफट आपका वो रोटेट करेगी, बहुत जल्दी वो रोटेट करती है. और रोटेट करने के बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, आपका प्लाज्मा अलग हो जाता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके अलग हो जाते हैं. सो वो मशीन आप यूज करते हो जनरली टू सेपरेट अ प्लाज्मा फ्रॉम द फॉर्म्ड एलिमेंट. तो याद रखना, ब्लड के अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं, समथिंग नोन एज योर प्लाज्मा एंड समथिंग नोन एज योर फॉर्म्ड एलिमेंट्स. जब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तो इसमें वो आपके टर्म्स आते हैं जिनको आपने बचपन में भी सुना है. दैट इज योर आरबीसी And WBC. Platelets. ठीक है. ये टर्म्स से आप सब लोग काफी अच्छे से वाकिफ हैं. सो दीज आर द टर्म्स यू गेट टू सी द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. प्लाज्मा में आपको याद रखना है कि प्लाज्मा के अंदर आपको पहले तो मिलेगा आपको 90% इसके अंदर होगा आपका पानी. 90% इज गोइंग टू बी योर वाटर. अराउंड 7% जितना आपको यहाँ पे मिल जाते हैं प्रोटीन्स. अराउंड 7% जितना आपको यहाँ पे मिलता है आपके यहाँ पे प्रोटीन्स. राइट. एंड यू विल हैव रफली 3% जितना आपका होता है यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंटेंट. यू विल हैव इनऑर्गेनिक कंटेंट आपको इसके अंदर दिख जाएगा. काफी सारे बुक्स तो डायरेक्टली ऐसे बोलती है यू हैव 90% वाटर 10% प्रोटीन. बट याद रखना मेनली आपका होता है अराउंड यू विल हैव 7% प्रोटीन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. ये इनऑर्गेनिक कंटेंट में यू कैन हैव मैग्नीशियम आयन, योर कैल्शियम आयंस, ऑल दोस थिंग्स कैन बी सीन ओवर हियर. राइट. नाउ हमें करना क्या है, अब बेसिक चीज आप जानते हो, यहाँ पे ब्लड आपका जो रहेगा रेड कलर का होगा. आपने बोला कि ब्लड का कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन. दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू. आप मुझे बस एक और चीज यहाँ पे बता दो कि ब्लड जो आपके बॉडी के अंदर होता है वो आपका जमता नहीं है, वो आपका फ्लूइड स्टेट में रहता है. वो क्यों रहता है? सर कोगुलेशन नहीं हो पाती है उसमें. कोएगुलेशन नहीं होता तो कोएगुलेशन क्यों नहीं होता? Due to heparin. राइट. हेपेरिन की वजह से आपका यहाँ ब्लड आपका रहता है फ्लूइड स्टेट के अंदर. बिकॉज हेपेरिन यू विल गेट टू सी द ब्लड इज इन द फ्लूइड स्टेट. और ये हेपेरिन बनाता कौन है? लीवर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यस, याद करो क्या था हमने ये चीज, लीवर बनाता है आपका हेपेरिन. ठीक है. और ऐसे हेपेरिन जैसा स्ट्रक्चर किसी एक इंसेक्ट के माउथ में भी आपको दिखता है. इंसेक्ट नहीं, एक एनालिट के माउथ में भी आपको दिखता है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. राइट. ट्रू. अब हमने करना क्या ना, देखो एक चीज याद रखो आपको यहाँ पे कि ब्लड आपका जो होता है उसके अंदर आपको मिलेगा प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. राइट. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स आते हैं, उनको हम सेपरेटली बाद में देखेंगे. पहले आप देखते हैं कि यार प्लाज्मा के अंदर ये जो 7% प्रोटीन है ये क्या है. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट कि जो 7% प्रोटीन आपके यहाँ पे उन पर हमें फोकस करना है. सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर दिस 7% प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा. तो जब हम बात करते हैं इन 7% प्रोटीन की
तो याद रखना इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, यू विल हैव समथिंग लाइक योर ग्लोब्यूलिन, राइट। और जब मैं ग्लोब्यूलिन की बात करता हूं तो मैं आपको एक यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, आपको कुछ चीजें याद आने लगेंगी। समथिंग लाइक योर IgA, IG याद आ रहा है आपको? IG याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. IgA कहाँ दिखता था? ये क्या तुम लोग याद नहीं रहता बेटा, इतनी ये 2 महीने पहले, 2 महीने भी नहीं हुए ये करके। हाँ बोलो। दिस इज समथिंग यू गेट टू सी वेयर? Saliva. सलाइवा के अंदर ही मिलता था, सलाइवा के अंदर आपको मिलता था आपका IgA, राइट। और अगर आपको याद हो तो इसका IG स्टैंड्स फॉर व्हाट? Immunoglobulin. Immunoglobulin. राइट, बढ़िया, यस, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। और अगर आपको याद हो, दे आर नथिंग बट माय एंटीबॉडीज, दे आर नथिंग बट योर एंटीबॉडीज। सर ये टीयर्स में भी मिल जाते हैं ना? टीएस में भी मिल जाते हैं, लेकिन इनका अमाउंट बहुत कम रहता है टीएस के अंदर, इसलिए हम उन्हें कंसिडर नहीं करते वहां पे। मतलब आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप याद रखिए सलाइवा में आपको मिलता है मेनली, राइट, सो दैट अगर कोई भी क्वेश्चन आता है देन यू डोंट टिक द टीयर्स ओवर देयर, यू गो फॉर द सलाइवा, राइट। Yes. So IgA is something you will find that's okay. So globulin का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, globulin का basically मतलब होता है यहाँ पे immunoglobulin. That's what your globulin is going to stand for. That stand for your immunoglobulin. That's one thing you have to know. तो जब उन्होंने लिखा है ग्लोबुलिन तो आपको मालूम है कि वो लोग बात कर रहे हैं immunoglobulin. That means they are talking about the antibodies. अब एंटीबॉडीज आपकी जो बॉडी में होती है, या मैं कह सकता हूं आपके ब्लड के अंदर 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन आपको मिलते हैं। एक होता है आपका IgA, फिर एक होता है आपका, चेंज द कलर, एक होता है आपका यहाँ पे समथिंग एज और IgG, then you will have something like your IgM, फिर आपके पास होगा समथिंग लाइक योर IgD, 4 हो गए आपके यहाँ पे, और 5वां यहाँ पे लिखता हूं मैं, 5th वन इज नॉट योर IgE। अब ये लोग कैसे जाके बैक्टीरिया को मारते हैं, कैसे जाके एक आपके फॉरेन बॉडी को जाके न्यूट्रलाइज करते हैं, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट इसमें एक दो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर मैं आपके बॉडी में से ब्लड सैंपल निकालता हूं और अगर मैं देखता हूं कि इन 5 में से सबसे ज्यादा आपके बॉडी में कौन सी मिलेगी, देन आपका आंसर होगा यहाँ पे IgG विल बी इन द हाइएस्ट अमाउंट। याद रखना IgG जो आपकी होती है उसका ब्लड में आपका अमाउंट सबसे ज्यादा हाइएस्ट होता है। सो दिस एंटीबॉडी will be in the highest concentration. This will be in the highest concentration in your blood sample. ठीक है, तो ये आपका highest concentration में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। That's one thing. Second thing, IgA जो आपका यहाँ पे होता है, IgA जो आपका यहाँ पे है, आपको मालूम है कि सलाइवा में आपको मिल जाए। That's one thing. Yes. Along with that, ये आपको मिलेगा in the milk during the breastfeeding. So during the breastfeeding, the milk of the mother is going to have a certain amount of IgA, right? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि IgA जो आपके यहाँ पे होता है, ये आपको मिल जाएगा देखने के लिए in the breastfeeding के दौरान, in the milk of the the mother is going to have certain amount of IgA will be seen. So that breast milk is going to call by colostrum, and that colostrum is going to having this particular IgA. So IgA is something you will be finding seen in the milk during breastfeeding. So that is something you have to know over here. इसके अलावा IgE will have some role also. We'll discuss that thing later because it's already time right now. But इतना रखना कि IgA आपको मिलता है in the breast milk. That's one thing you have to know. Okay. And IgG is going to have the highest in the body count. अगर बॉडी में अगर आप काउंट करोगे तो इसका नंबर सबसे ज्यादा आपको मिल जाएगा बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। तो इतना दो पहले आप याद रखो, और ये और बाकी के 4 नाम भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसे आप इतना डिटेल में आप समझोगे नहीं यहाँ पे, यू जस्ट हैव टू नो देयर नेम्स, और कुछ कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको यहाँ पे याद रखना है। बट जब आप 12th में आते हो कुछ महीनों के बाद, तो इन चीजों को आप थोड़ा सा और डिटेल में आप समझोगे। सो यू हैव टू नो सम बेसिक थिंग्स अबाउट देम, ताकि वो वाला कंपोनेंट आपको काफी इजीली समझ आए। ठीक है, तो जब भी आप बात करोगे ग्लोबुलिन की, तो याद रखना वी टॉक अबाउट द इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट मीन्स योर एंटीबॉडीज। और ये फिलहाल आपके ब्लड के अंदर घूम रही है और वेट कर रही है कि अगर कोई बाहर से पैथोजन आता है तो उसको वो लोग न्यूट्रलाइज करें। और इनका नंबर बढ़ता भी काफी जल्दी है,
इनका नंबर अगर कोई बाहर से पसंद आता है तो इनका नंबर बढ़ता भी बहुत फटाफट है, ठीक है। विल सी ऑल दोस थिंग्स लेटर, बट इतना फिलहाल याद हो कि आपके 5 टाइप के आपके एंटीबॉडीज आपको मिलते हैं आपके ब्लड के अंदर, ठीक है। सो यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? आई होप दिस इज अ पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, Yes. Yes, sir. इतना आपको याद रखना है, इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। अब मैं क्या करूंगा, आपको जो भी क्वेश्चन आपको दूंगा प्लीज अपना टाइम निकालिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। और उसके साथ साथ मैंने आपको ब्लड का एक पीडीएफ आपके साथ शेयर करना है आपके ग्रुप के अंदर, उसको पढ़िएगा। जब हम मंडे को मिलेंगे, मंडे ट्यूसडे 2 days इट विल टेक आई गेस टू कंप्लीट द ब्लड वाला पार्ट। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो पीडीएफ को भी आप फॉलो कर सकते हो, जस्ट टू हैव अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट वी आर गेटिंग इनटू। जैसे कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, पीडीएफ के अंदर जब मैं थ्योरी का पीडीएफ आपको दूंगा उसमें काफी एक्सटेंसिव थ्योरी होगा, काफी चीजें होंगी जो थोड़ी एक्स्ट्रा होंगी, तो आपको वो नहीं पढ़ना है, आपको वही करना है जो यहाँ पे आपको कराया जाता है और जो एनसीईआरटी के साथ थोड़ा बहुत ओवरलैप करता है, दैट्स इट, ठीक है। दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। ऑलराइट, सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है फिलहाल, देन प्लीज गो अहेड एंड